लास्ट वीडियो में हमने 2025 ज्योग्राफी में के करंट अफेयर्स देखे थे और इस लेक्चर में हम जून 2025 के करंट अफेयर ज्योग्राफी के देखने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के करंट अफेयर आपको चाहे 2025 के हो या फिर अपकमिंग ईयर 2026 के हो, सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे इसमें। तो उन्हीं सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए यहां पर लेकर के आए हैं जून ज्योग्राफी 2025 के करंट अफेयर। अ बिग हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु ICS। My name is Aman Shukla. So in this lecture we are going to cover this particular topic that I have told you earlier. Now these are the topics जो कि उस पर्टिकुलर मंथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बताया है इन टॉपिक्स को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस का सेक्शन डिवाइड किया है। तो जनरली व्हाट वी डू इन मेन सेक्शन में हम जितने भी करंट अफेयर हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सो दैट यू कैन राइट वेल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पे एक तो मेंस के पर्पस से चलेंगे एंड सेकेंडली वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस यूपीएससी। तो हम इसमें प्रीलिम्स में भी थोड़ा देखेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे ये सारे के सारे करंट अफेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हुए विदाउट वेस्टिंग टाइम यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि मेरी आदत है, यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, Consider the following statements regarding the Atlantic Meridional Overturning Circulation, जिसे हम एमॉक बोलते हैं। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है द एमॉक इज अ सिस्टम ऑफ ओशियनिक करंट्स इन द अटलांटिक ओशन primarily driven by surface winds that push warm tropical waters northward। दूसरा स्टेटमेंट कहता है the circulation is driven by variations in temperature and salinity। warm tropical waters flow northward, cool and gain density in the North Atlantic, sink to deeper layers and then move southwards before rising again to complete this cycle. Which one of the following is correct? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार जब चैप्टर को कवर कर लेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। डोंट वरी, जस्ट वॉच एंड टेक दिस काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो बेसिकली आता है चेनाब रेल ब्रिज के बारे में। अब ये चेनाब रेल ब्रिज वैसे भी देखा जाए तो 2025 में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसके दो रीजन है। सबसे पहला कारण ये है कि चेनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा, इट इज द टॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, नंबर वन, पहला रीजन ये। दूसरा कारण इसका ये रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर के ही इनॉग्रेटेड दिस पर्टिकुलर ब्रिज, इसको खुद जाकर के उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो इन दो रीजन के चलते ये रेल ब्रिज पूरे 2025 में एक तरीके से बहुत बहुत बड़े लेवल पे क्रेडिट लेके चला गया है। तो चलिए जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ, फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा जरूरी भी है, या फिर मेंस जब आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे ब्रिजेस को आप एग्जांपल्स के तौर पर डाल करके लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले चेनाब रेल ब्रिज के बारे में क्या बात कही गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं चेनाब रेल ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि है कहां पर। तो हम सबको पता है जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट पे है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक लाइन है जिसे हम कहते हैं USBR लिंक प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें माता वैष्णो देवी, कटरा वगैरह भी इसी के तहत आपको देखने को मिलते हैं। नाउ 1.3 किलोमीटर यानी कि 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये ब्रिज एंड इट इज लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर बेड। चेनाब रिवर बेड, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक रिवर होती है, ये एक रिवर फ्लो करती हुई गई है, तो इसका जो नीचे, इसकी जो हाइट होती है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं रिवर बेड। यहां से इसकी जो हाइट है 359 मीटर आपको देखने को मिलेगी। और सच बताऊं आपको तो ये हाइट आपके एफिल टावर से भी ज्यादा है। एफिल टावर से भी आपको 35 मीटर ये ज्यादा देखने को आपको मिलता है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेनाब ब्रिज हैज बीन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जिसमें खास तौर पर हम देखने को मिलते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे IITs भी शामिल रहे हैं, DRDO भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल रहा है। दूसरा, सेकेंडली, it is built to be blast proof and is capable of withstanding the nation's maximum intensity zone 5 earthquake forces। यानी आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस
ब्रिज को बनाया गया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 8 या 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है तो उस अर्थक्वेक को भी बियर कर सकता है, उसको भी सह सकता है ये ब्रिज। एंड सेकेंडली, आप सबको पता है कि चूंकि ये जिस एरिया में है बड़ा ही सेंसिटिव जोन है टुवर्ड्स टेररिज्म, तो वहां पे बड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, तो इसीलिए इस पूरे ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब नक्सलिज्म या मिलिटेंट कोई भी अटैक करते हैं तो सबसे पहला अटैक होता है उनका रास्तों पर, कि रास्ते ब्लॉक कर दो, पूरी तरीके से रास्ते पर कब्जा कर लो। तो रास्ते की अगर बात करें, वे की बात करें, ब्रिजेस को सबसे पहले उड़ाया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। नाउ चलिए, तो इसके बारे में जानकारी इतना काफी है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज जो है यहां पर, ये भी काफी न्यूज में रहा है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं बॉक्साइट। हम सबको पता है बॉक्साइट एक ऐसा मिनरल है जो एल्यूमिनियम के लिए बैकबोन माना जाता है। यानी कि बॉक्साइट से ही रिफाइन करके एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम निकाला जाता है। और ऐसी कंडीशन में व्हाई दिस वाज इन न्यूज, बिकॉज मेधा पाटकर जो थी एंड उनके कुछ एक्टिविस्ट जो थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ओडिशा पुलिस व्हाइल हेडिंग टू रायगढ़ फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ऑन बॉक्साइट माइनिंग। बॉक्साइट माइनिंग को प्रोटेस्ट को लेकर कुछ बात चल रही थी, जिसको लेकर के यहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नाउ अब बॉक्साइट है क्या, इसको देखते हैं। इट इज अ सेडिमेंटरी रॉक विद अ relatively हाई एल्यूमिनियम कंटेंट होता है इसमें। दूसरा, इसका रेडिश ब्राउन एंड ग्रे या फिर कभी कभी येलोविश कलर में भी देखने को मिलती है आपको। मेनली फाउंड ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके लिए जो मतलब ये जो मेन सोर्स है, मतलब कि एल्यूमिनियम का जो मेन सोर्स है वो बॉक्साइट ही है। 90% ऑफ ग्लोबल बॉक्साइट वो आपको एल्यूमिना से ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी। अब दूसरा देखते हैं कि इसको रिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए, दो तरीके से होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये है आपका बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट से होता है एल्यूमिना और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो एल्यूमिना निकालने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेयर प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, बेयर प्रोसेस, ठीक है। और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालने को हम कहते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। मैं क्या कह रहा हूं, वापस से इसको नोटिस करना और समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि भाई बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम निकालते हैं, एल्यूमिना निकालते हैं, एल्यूमिना निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं बेयर प्रोसेस, ठीक है, बेयर प्रोसेस कहते हैं। और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक रिफाइनरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम सबको पता है कुछ डेब्रिस यानी कुछ मड निकलता होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेड मड के नाम से जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेड मड, सो रेड मड इज नथिंग बट द वेस्ट ऑफ द बॉक्साइट, है ना, ड्यूरिंग द रिफाइनरी सिस्टम, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिफाइन। नाउ तो जब रिफाइन होता है तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को हम नाम देते हैं क्या, रेड मड। तो ये बात तो समझ में आ गई कि बॉक्साइट से एल्यूमिना बेयर टेक्निक और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम हॉल हेरोल्ट टेक्निक से निकाला जाता है। नाउ अब देखते हैं कुछ बॉक्साइट के रिजर्व्स कहां-कहां पे हैं दुनिया में। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कंट्रीज की अगर बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट रिजर्व देखने को मिला 2024 के हिसाब से, तो वो है गिनी, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, देन ब्राजील, देन इंडिया। इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ दिस माइनिंग। नाउ इंडोनेशिया, रशिया, कजाकिस्तान एंड जमाइका, ठीक है, जमाइका एक वेस्ट इंडीज कंट्री है, ये एक कैरेबियन कंट्री है, आप देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली माइंस ऑफ द। अच्छा, व्हाई बॉक्साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द यूजेस ऑफ बॉक्साइट, एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि बॉक्साइट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एल्यूमिनियम का जो मेन सोर्स है वो बॉक्साइट है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, चाहे एविएशन सेक्टर में हो या फिर आपके आयरन सेक्टर में हो या फिर हाउस होल्ड के सामान हो, इंडस्ट्रीज सेक्टर में हो, हर जगह पर, टेक्सटाइल सेक्टर में हो, हर जगह पर एल्यूमिनियम का यूज होता है। और उस एल्यूमिनियम के लिए जो मेन सोर्स है वो बॉक्साइट है। दैट इज व्हाई बॉक्साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ बातें थी बॉक्साइट के बारे में जो मैंने आपसे चर्चा की, ये काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसको डिस्कस किए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत है ये क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही बढ़िया है ये करंट अफेयर, आपको देखने में काफी बढ़िया लग रहा होगा। इसका नाम है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, काफी फेमस है, एमॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। एमॉक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइमेटिक वेदर फेनोमेना है जो बेसिकली देखने को मिलता है। चलो इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखो, सबसे पहली बात तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं बस थोड़ा बता देना चाहता हूं कि बेसिकली आप सबने
आप सबने थर्मोहेलाइन के बारे में सुना होगा, ठीक है, आप सबने थर्मोहेलाइन के बारे में सुना होगा। थर्मोहेलाइन, थर्मोहेलाइन मीन्स व्हाट? द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर is controlled by both salinity and temperature, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर both controlled by salinity and temperature, ठीक है। वाटर की डेंसिटी जो है यहां पर किससे कंट्रोल हो रही है? सैलिनिटी और टेम्परेचर से। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? थर्मोहेलाइन प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा यहां पर समझा देना चाहता हूं। देखिए, जनरली हम सबको पता है कि वाटर की अपवेलिंग होती है, वाटर की अपवेलिंग होती है, ठीक है। अपवेलिंग क्यों होती है? क्योंकि वार्म वाटर जो है नीचे जाता है। वार्म वाटर जब नीचे जाएगा, वार्म वाटर जब नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी, कोल्ड वाटर जब नीचे जाएगा तो अपवेलिंग होगी, ठीक है। अपवेलिंग ऐसे होगी, देखो ध्यान से देखिए, मान लीजिए सरफेस है, ये ओशन सरफेस है, ठीक है, ये ओशन सरफेस है, और इस ओशन सरफेस से हम सबको पता है ओशन करंट फ्लो कर रही है। इस ओशन सरफेस पे हर जगह ओशन करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एरिया है और ये एरिया जो है ये एक इक्वेटर है हमारा, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में या फिर ट्रॉपिकल रीजन में हम सबको पता है टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए यहां पर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से यहां का पानी क्या रहेगा? हमेशा गर्म रहेगा, और वो किसकी तरफ जाएगा? पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, पोल की तरफ जाएगा। जब वाटर जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तो इक्वेटर का पानी कैसा है? वार्म। पोलर का पानी कैसा है? कोल्ड। तो जब वाटर जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, इक्वेटर से पोल की तरफ ओशन करंट रन करेगी, तो ये गर्म पानी जाएगा, और कुछ दूर पर जाने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाएगा, जब ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो गया पूरा का पूरा पानी, तो इसमें क्या बचेगा? नमक बचेगा। अब जब नमक बचेगा, सॉल्ट ज्यादा बचेगा, जब सॉल्ट बचेगा तो होगा क्या? सॉल्ट के ज्यादा बचने से पानी भारी हो जाएगा, ठीक है, और पानी क्या करेगा? नीचे सिंक करेगा। यहां पर पानी नीचे सिंक करेगा। मैं कुछ ऐसे दिखाता हूं पिक्चर आपको, तो शायद आपको यहां से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं कुछ दिखाता हूं पिक्चर आपको तो शायद समझ में आ जाए। चलिए मैं बना देता हूं पिक्चर आपको, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पर एक पिक्चर बना देता हूं, तो आपको ये प्रोसेस, थर्मोहेलाइन प्रोसेस, क्योंकि थर्मोहेलाइन प्रोसेस बहुत जरूरी है समझना। देखिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब होता क्या है इस थर्मोहेलाइन प्रोसेस में, यहां पर जो वार्म वाटर है ना, वार्म वाटर, ये वार्म रीजन है, ये वार्म रीजन है, और ये कैसा रीजन है? ये कोल्ड रीजन है। कैसा है? कोल्ड रीजन, ठीक है। ये वार्म वाटर किधर जा रहा है? ये कोल्ड की तरफ जा रहा है। ये वार्म वाटर किधर जा रहा है? कोल्ड की तरफ जा रहा है। तो होगा क्या? जब कोल्ड की तरफ पहुंचते पहुंचते क्या करेगा? पूरा का पूरा वाटर जो है मैक्सिमम लेवल पे क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जब इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, वी ऑल नो, तो जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, द सैलिनिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पे जो सैलिनिटी होगी वो बढ़ जाएगी। और जब किसी बर्तन में आप देखो, अगर किसी यूटेंसिल में आप लो और उसमें नमक ज्यादा होगा, इसका मतलब दैट वाटर वुड बी यू नो हैवियर देन द अदर वाटर, ठीक है। नॉर्मल वाटर से वो क्या होगा? भारी होगा, ठीक है। तो जब पानी ज्यादा भारी होगा, तो क्या होगा? पानी भारी हो, क्योंकि नमक बचा ना, बाकी पानी तो ऊपर उड़ गया, तो इसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जस्ट लाइक डेड सी, है ना। तो होगा क्या? अब पानी भारी होगा तो क्या होगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। वापस से इस पानी की क्या होगी? यहां पर अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी, ठीक है, अपवेलिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या कि यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर है कोल्ड और यहां पर है वार्म, ठीक है। तो जब ये जाएगा, पानी नीचे आएगा, अपवेलिंग होगी। इस तरीके से क्या चलता रहेगा? एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, जो कि टेम्परेचर और सैलिनिटी के बेसिस पे इसके प्रोसेस पर वर्क करेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? थर्मोहेलाइन प्रोसेस। अब देखो ये फायदा कहां करता है, ये थर्मोहेलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये पूरी की पूरी न्यूज क्या होती है? देखो ये फायदा किसमें करता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो फिशिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए ये समझ लो एक माइलस्टोन है, एक बहुत ही ज्यादा, समझ लो इट इज अ बून फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कैसे बून है? देखो अगर इधर कोई वार्म करंट है, हम सबने पढ़ा है, ये आपकी है वार्म करंट, ये आपकी है वार्म करंट, ठीक है, वार्म करंट, और ये आपकी है, ये इधर है आपकी कोल्ड करंट, ठीक है, इधर है कोल्ड करंट।
जब एक वार्म करंट और ये कोल्ड करंट मिलती है ना, जब एक वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है ना, तो यहां पर होता क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, तो यहां पर देखने को मिलेगा जो नीचे से यहां पर कुछ छोटे छोटे कुछ माइक्रोब्स आएंगे। इन माइक्रोब्स को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे ये ऊपर आएंगे और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जो मछलियां होती हैं वो इन जगह पर क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मछलियां यहाँ पर, फिश जो होती है, इकट्ठा हो जाती हैं, तो फिशिंग करना, फिशरीज यहां पर आसान हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रीजन है दुनिया में, जैसे कि ग्रेट बैंक्स हो गया। ग्रेट बैंक्स आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, जापान में जब ओयोशियो कुरोशियो मिलती है, दो करंट मिलती है वहां पर। इसके अलावा जब न्यू फाउंडलैंड इन कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर न्यू फाउंडलैंड मिलेगा, जहां पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर आपको करंट मिल रही है। लैब्राडोर एक कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। जब दोनों मिलती हैं वो प्लेस न्यू फाउंडलैंड, वहां पर थोड़े बादल बनते हैं, क्लाउडी सिचुएशन होती है और वहां पर फिशरीज के लिए वो सारे के सारे बहुत बेस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा जब एक वार्म करंट जाती है ना, वार्म करंट जाती है किसी कोल्ड एरिया में, तो उस कोल्ड एरिया को भी क्या कर देती है, वार्म कर देती है। यानी कि क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी में, क्लाइमेट को चेंज करने में, वेदर फिनोमेना को बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में इन करंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि थर्मोहेलाइन जो है ना, ये इस पूरे के पूरे वेदर फिनोमेना को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, ये कैसे काम करता है आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखिए। ये वार्म करंट जो है ना, ये वार्म करंट एक मेरिडियन की तरह, मेरिडियन लाइन में ऊपर जा रही है। जब कहां, इंग्लैंड, यूरोपियन साइड में, ये यूरोपियन साइड है, यूरोपियन साइड में जा रही है, तो यहां पर क्या करेगी, ये क्या करती है, ये सिंक करती है, नीचे जाती है, और सिंक करने के बाद वापस से नीचे 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 कोल्ड, ये इधर आ जाती है, ठीक है। जब ये इधर जाती है, ये वार्म करंट जब इधर जाती है वार्म वाटर के साथ, तो इन एरियाज में गर्मी लेकर के आती है, क्योंकि ऑलरेडी ये एरियाज कैसे हैं, कोल्ड एरियाज हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चूंकि हायर लैटिट्यूड पे है तो कोल्ड एरियाज हैं, तो यहां पर जो है गर्मी लेकर के जाती है। इसके अलावा फिशरीज बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इन सब के चलते होता क्या है, एक बैलेंस बना रहता है कि जब वार्म वाले ये करंट है ना, जब ये कोल्ड की जगह पर जाएगी तो इन एरियाज को थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, और जब ये कोल्ड एरिया, जब ये पोलार करंट है, जब ये इधर आएगी इक्वेटर के पास, तो क्या होगा, इधर भी हमें ठंडी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन बना रहता है, आप देख सकते हो सर्कुलेशन बना रहता है, और दिस सर्कुलेशन इज अपीयर्ड लाइक मेरिडियन, तो इसीलिए इसका नाम रखा है क्या, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो आप ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, आप देख सकते हो इसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से सारे के सारे ओशन करंट, एंड रिमेंबर ओशन करंट इज नॉट ड्रिवन बाय दिस एयर और द विंड, ठीक है। ये वाटर की डेंसिटी की वजह से मूव कर रही है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर इसमें रोल प्ले कर रहा है। नाउ अब समझो आगे ये पूरा का पूरा होता क्या है, ये न्यूज में क्यों रहा। अब इसकी वजह से होता क्या, मैंने बताया आपको यूरोप में फायदा होगा, तो क्या कह रहे हैं, A new study finds that the Europe faces deep winter freeze if Atlantic meridional overturning circulation collapse। अभी रिसेंटली देखा गया कि यहां पर एमॉक जो है वो कोलैप्स कर गया। एमॉक कोलैप्स करने का मतलब ये हुआ सर, सीधी सी बात है, अगर एमॉक कोलैप्स कर जाएगा तो इन जगहों पर जो वार्म करंट जा रही है, आप देख लीजिए, ठीक है, ये ग्रीन लाइन देखिएगा, इन जगहों पर जो वार्म करंट जा रही है, तो इसकी वजह से होगा क्या, ये जो एरिया है ये वार्म, इसे वार्मनेस नहीं मिल पाएगी, यानी इसे क्या नहीं मिल पाएगी, हीट नहीं मिल पाएगी, और हीट नहीं मिल पाएगी, पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। वही बात यहां पर कर रहे हैं, कब, जब ये कोलैप्स, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। लेकिन अगर एमॉक कोलैप्स कर गया तो इन एरियाज को वो हीटिंग नहीं मिलेगी, वो वार्म टेंपरेचर नहीं मिलेगा, जिससे क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। वही बात यहां पर कही जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, अब एमॉक है क्या, द एमॉक इज अ सिस्टम ऑफ ओशनिक करंट दैट सर्कुलेट्स वाटर विद इन द अटलांटिक ओशन ब्रिंगिंग वार्म वाटर नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर साउथ। नाउ मैकेनिज्म की बात करते हैं, द सर्कुलेशन प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, the circulation process begins as warm water near the surface moves towards the poles such as the Gulf Stream in the North Atlantic, where it cools and forms sea ice. As this ice forms, salt is left behind in the ocean water. Due to the large amount of salt in the water, it becomes denser. अब उस पानी जो डेंसिटी ज्यादा होने के बाद क्या होगा, नीचे जाएगा, and is carried southward in the depth below. Eventually the water get pulled back up towards the surface and warm up in the process called upwelling जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, and completing the cycle। तो इसको हमने नाम दिया क्या, थर्मोहेलाइन साइकिल का नाम हमने इसे दिया हुआ। जो मैंने वही बताया वही सारा का सारा यही बातें यहीं पे लिख दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैंने अभी भी बताया आपको, एमॉक एड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड एनर्जी अराउंड द नॉर्थ। हीट बजट जिसे कहते हैं, एक बैलेंस बना करके रखता है,
वेस्टर्न यूरोप्स क्लाइमेट की जो है इट इज लेस हार्श इवन इन विंटर्स बिकॉज ऑफ एमॉक। एमॉक की वजह से विंटर्स में जो यूरोप या फिर लंदन जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो एरियाज हैं उनको गर्मी मिलती रहती है, ठीक है, उनको हीटिंग मिलती रहती है, फ्रीज नहीं होते हैं। लेकिन इस बार अगर कोलैप्स कर गया तो फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। नाउ इट एक्ट्स एज ए कार्बन सिंक बाय एब्सॉर्बिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन। A weakening of amok, it takes an estimated 1000 years for a parcel, ठीक है, of water to complete its journey along the belt. However, climate models suggest that the amok will weaken over 21st century as greenhouse gases increase. यहाँ पर वही बातें बेसिकली की जा रही हैं। चलिए खैर, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये amok की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, ठीक है। पहले मैं बता दूं आपको यहां पर ये जो SAI है जिसे हम साई बोलते हैं, SAI, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इट वाज एक्चुअली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय द वोल्केनिक एशेस एंड वोल्केनिक गैसेस। गेटिंग माय पॉइंट ना? एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उस वोल्केनिज्म से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो उस वोल्केनिज्म से ये क्या है, ये इंस्पायर है। तो इसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, अ स्टडी रिसेंटली पब्लिश्ड इन द जर्नल Earth's Future offered an innovative approach to stratospheric aerosol injection technique that could reduce its cost but also bring it closer to fruition despite the opposition to it. Now चलो इसका मतलब क्या है, देखो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या करता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझा देता हूं। ये है क्या, देखिए हम सबको पता है ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे हम सबको पता है, इस सरफेस पे व्हाट वी सी कि यहां पर सन है, ठीक है, यहां पर सन है, ठीक है, अब सन है, ठीक है। अब ये सन की जो पोजीशन है ना, पोजीशन डिपेंड करती है, यानी कि सन कभी कभी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, कभी कभी साउथवर्ड शिफ्ट होता है। नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा तो समर होगी, साउथवर्ड शिफ्ट होगा तो इंडिया में विंटर होगी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, जिसे हमने समर और विंटर सॉल्स्टिस का नाम दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज बेसिकली दी अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ये क्या है? अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन है। ये अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन कैसे काम करती है आप देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहां पे है सन, ठीक है, यहां पे है सन, दिखाई दे रहा सन, ठीक है, ठीक बीचों बीच में ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेसिकली क्या होता है, ये जो सन है ना, ये मूव करता रहता है, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। तो इसकी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, जिसकी वजह से क्या डिफरेंट लोकेशंस पे हमें डिफरेंट, लेकिन एक चीज जो हमें कंटिन्यूअस मिलती है, जो एक चीज कंटिन्यूअस मिलती है उसे हमने नाम दिया है क्या, एक चीज जो कंटिन्यूअस हमें मिलती रहती है उसे हमने नाम दिया है यहां पर इंसोलेशन। क्या नाम दिया है? इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन यानी इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। अगर यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सन है तो ये सन से क्या मिल रही है? इंसोलेशन मिल रही है, इंसोलेशन मिल रही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? इंसोलेशन, इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, ये एक इंसोलेशन मिल रही है हमें, ठीक है, इंसोलेशन। तो ये क्या करती है? पूरे के पूरे अर्थ को गर्म कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां से ये वापस से क्या होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। इस रेडिएशन के थ्रू होता क्या है? इस रेडिएशन के थ्रू जितना इंसोलेशन ये इसको मिला रहता है ना, वो इंसोलेशन सारा का सारा कहां चला जाता है? ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद हैं, जिन गैसेस को हम कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बेसिकली, है ना। ये जो गैसेस, कार्बन कंटेंट वाली जो गैसें हैं ना, वो यहां पर मौजूद हैं। ये क्या कर लेती हैं? इनको ट्रैप कर लेती है, इन पूरे के पूरे टेम्परेचर को, इसको इंसोलेशन को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या कहा मैंने? फिर से समझो, ये सूरज है, सन है, इसने हमें इक्वल अमाउंट में इंसोलेशन दिया, हमारी धरती गर्म हुई। लेकिन जितने अमाउंट में इंसोलेशन दिया उतने अमाउंट में वापस भी कर दिया। लेकिन आते समय तो चला आया, लेकिन वापस जाते समय हुआ क्या? वापस जाते समय बार बार क्या हो रहा है? ट्रैप हो जा रहा है। क्या? ये इंसोलेशन, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये क्या हो रहा है? ट्रैप हो जा रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ना। दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, होता क्या है? ये ट्रैप हो रहा है लगातार, तो ये बैलेंस बिगड़ रहा है। बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है? यहां तो बराबर, यहां तो इक्वल पर डे, यहां तो इक्वल अमाउंट में इंसोलेशन मिल रहा है, पर डे आ रहा है, इसे ट्रैप करने वाला कोई नहीं है।
इसे ट्रैप करने वाला, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, इंसोलेशन को ट्रैप करने वाला कोई नहीं है, जबकि इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करने के लिए क्या है, कार्बन कंटेंट वाली ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो इससे क्या एक बैलेंस बिगड़ रहा है। तो वही बात बोली गई है कि कुछ अगर हमने एरोसॉल्स को स्ट्रेटोस्फेयर में, एरोसॉल्स को स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हमने इंजेक्ट कर दिया, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, मान लीजिए ये स्ट्रेटोस्फेयर है, अगर हमने स्ट्रेटोस्फेयर में, ये स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ एरोसॉल्स को इंजेक्ट कर दिया तो होगा क्या, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनमें से कुछ रेडिएशन क्या हो जाएगी, यहीं से वापस लौट जाएगी, यहीं से। क्यों? क्योंकि फिर लगातार कंटिन्यूअस जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये भी थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगी, तो इसको भी तो राहत मिल जाएगी, इससे ग्लोबल बैलेंस बना रहेगा। अभी हो क्या रहा है, अब जैसे वही बात है ना, किसी के पास खूब सारा पैसा आता रहे लेकिन खर्च ही ना हो, तो होगा क्या, एक समय बाद पैसा पूरा भर जाएगा। वही हो रहा है ना, तो वही हो रहा है, टेम्परेचर लगातार आ रहा है लेकिन वापस जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन होगा क्या, इस एरोसॉल इंजेक्शन से अगर हमने यहीं पर लगा दिया तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ही वापस क्या हो जाएगी, यहां से ही वापस लौट जाएगी। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है क्या, साई, यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन का नाम दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए वही बात कही गई, ये एरोसॉल अगर हमने इंजेक्ट कर दिया यहां पे तो क्या होगा, ये वापस लौट जाएगा। एंड इट वाज सीन, पहली बार ये कब देखा गया था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था एक बार, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। और इस वोल्केनिक इरप्शन में हुआ क्या कि जो एशेस थी, जो वोल्केनो की एशेस थी, ठीक है, वो एशेस जो है ऊपर तक गई, काफी ऊपर तक गई। उन एशेस में, उन गैसेस में क्या मौजूद था, एरोसॉल मौजूद था, जिसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर काफी, उनके इनकमिंग सोलर रेडिएशन काफी कम देखने को मिली थी। तो इससे इंस्पायर हुआ है, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ कूलिंग द प्लैनेट एंड रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय एडिंग अ लेयर ऑफ tiny reflective particles to the high atmosphere. The method was inspired by volcanic eruptions which have been known to have a cooling effect on the planet by spewing aerosol into the air. It aims to mimic the cooling effect of the volcanic eruption by injecting sulfur dioxide directly into the stratosphere where it forms sunlight reflecting sulfate aerosol. कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एरोसॉल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इनकमिंग को, जाने वाला तो जा रहा है, वो तो यहाँ ट्रैप हो जा रहा है, लेकिन अगर हम इसे ही यहीं पर ही अगर स्टॉप कर दें तो उतना अमाउंट में, ये जो ज्यादा अमाउंट में जो इंसोलेशन आ रहा है ना, इससे हीटिंग, अर्थ की हीटिंग को ज्यादा बैलेंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना अमाउंट में आ रहा है उतना जा थोड़ी पा रहा है, वो तो ट्रैप हो जा रहा है ना। कौन ट्रैप कर रहा है, कार्बन कंटेंट वाली ग्रीन हाउस गैसेस, इनको क्या करनी है, ट्रैप कर ले रही है। तो इसीलिए अगर यहीं पे हमने एरोसॉल को इंजेक्ट कर दिया तो यहीं से क्या कर जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। कुछ इस तरीके से प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ये हमने बता दिया एरोसॉल्स क्या होता है। इट इज टिनी सस्पेंडेड पार्टिकल, वेदर नेचुरल भी होते हैं जैसे कि वोल्केनिक एशेस के रूप में, और दी एंथ्रोपोजेनिक जैसे कि इंडस्ट्रियल शूट होता है, कैन अल्टर द अर्थ रेडिएशन बैलेंस, द स्ट्रेटोस्फेयर, द स्टेबल एटमॉस्फेरिक लेयर above the tropopause contains the ozone layer and can host aerosol for longer, यानी कि वहां पर हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंस क्या होंगे, क्लाइमेट कूलिंग पोटेंशियल ये बढ़ जाएगी, क्लाइमेट कूल होगी, ठीक है। इसके अलावा एरोसॉल बिहेवियर जो है वो भी देखने को मिलता है कि ये काफी लंबे समय तक स्टे कर सकता है, तो इसलिए इसको बार बार वो करने। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान क्या है पता है, सबसे पहला नुकसान है एनवायरमेंटल रिस्क। इसके पता है क्या, इस एनवायरमेंटल रिस्क में ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रहा है ना, डिप्लेशन, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान किसको करेगा, ओजोन लेयर को। तो इससे होगा क्या, जो यूवी रेज है ना, यूवी रेज ज्यादा एंटर करेंगे, उससे और नुकसान होगा। दूसरा रिस्क क्या है, अनइक्वल क्लाइमेट इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर कहीं ज्यादा हो गया और बिल्कुल भी अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो पूरी अर्थ वापस से कूल हो सकती है। नाउ ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंज भी है, इतने बड़ी मात्रा में कैसे पूरी दुनिया में करा जाए, ठीक है। बहुत लंबा कॉस्ट आएगी, बहुत खर्चा आएगा, ठीक है। नाउ साइंटिफिक अनसर्टेनिटी, या साइंस भी से, साइंटिस्ट से पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ बातें। नाउ अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है काफी फेमस है, ये अपर सियांग प्रोजेक्ट है। एक्टिविस्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली एक प्रोजेक्ट, एक डैम बनाया जा रहा है, ठीक है। किसके काउंटर करने के लिए, चाइना के जो 3-4 डैम बनाए गए हैं ना, चाइना के दिबांग एरिया में, नामचा बरवा के साइड में जो 3-4 ग्रेविटी डैम बनाए गए हैं, उनको काउंटर करने के लिए बेसिकली एक डैम बनाया जा रहा था। इस डैम के चलते क्या कर रहे हैं कि उस पूरे के पूरे एरिया में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, वो लोग कुछ ट्राइब्स मैन रहते हैं, वो सारे लोग क्या करें, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, इस डैम से हमारा एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है, हमारे पर्टिकुलर कल्चर को, हमारे एनवायरमेंट को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या है ये बेसिकली अपर सियांग प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो बेसिकली ये लोकेशन है, ठीक है, इसकी साइड्स है, देख सकते हो आपका सियांग रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। इट इज 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
on Siang River in Arunachal Pradesh, initially proposed as two separate projects. It was consolidated into one larger project in 2017 to be built by National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), featuring a 300-meter high dam. Now, इसकी strategic importance क्या होगी? This Upper Siang project is seen as a strategic move to counter China's Hydel project, जो कि 4 डैम बनाया है, तो उसके बदले हमारे पास भी कुछ होना चाहिए. दूसरा, the super dam capacity is nearly 3 times that of the 3 गॉर्जियस डैम जो बनाए गए चाइना में, उससे ज्यादा कैपेसिटी के होंगे वे. ठीक है. इसके अलावा एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न भी है, जैसे कि वहां पर एक आदि ट्राइब है, एडीआई आदि ट्राइब है, ये वहां पर इसको प्रोटेस्ट कर रही है कि इस डैम से जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वहां के जो फ्लोरा एंड फौना है उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली. तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं. इंडिया कोस्ट लाइन 3500 किलोमीटर तक इंडिया की कोस्ट लाइन और बढ़ा दी गई है. अब जो नई कोस्ट लाइन आई है वो देखने को मिलती है 11,098 किलोमीटर. पहले कितना था? अराउंड इट वाज 7516 किलोमीटर था. अब इसमें 3500 किलोमीटर और इंक्रीज करके इंडिया की जो न्यू कोस्ट लाइन बनी है 11,098 किलोमीटर बनी है. द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया हैज इंक्रीज स्लाइटली. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ आइलैंड्स जो हैं वो बढ़े हैं इंडिया के. तो आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितना, आप देख सकते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं. दूसरा है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है CIP, ये काफी फेमस है. इंडिया इज to set up a regional wing of the Peru-based International Potato Center with a focus on the potato and sweet potato. अब चूंकि इंडिया में भी ये काफी फेमस और काफी अच्छी कैश क्रॉप मानी जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए काफी यहाँ पर काम किया गया है. इट वॉज फाउंडेड बाई, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये क्यों न्यूज में था. ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बेसिकली उसके बारे में. चलिए अब आते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन का अब हमने पढ़ लिया है ना. एमॉक is a system of ocean current in the Atlantic Ocean primarily driven by surface wind. गलत, wrong. Surface wind अभी मैंने जब इसको पढ़ा था, it was not driven by wind. That means it was not controlled by wind. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. दूसरा, the circulation, it is driven by ocean current ना, उसमें wind कहां से आ गई? Now, the circulation is driven by variation in temperature and salinity. बिल्कुल सही. Warm tropical waters flow northward, cools and gain density in the North Atlantic, sink to deeper because of density layers and then move southward before rising again to complete the cycle. Correct, बिल्कुल सही बात है. तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 इज इन, आई मीन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इसमें डी आपका सही होगा. तो ये था आपका जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जुलाई मंथ के ज्योग्राफी के करंट अफेयर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, शबा खैर. थैंक यू.